नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दो फैसलों को लेकर अब काफी बवाल मचा हुआ है। पहला ये कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे का भी आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। सरकार का मानना यह है कि मदरसों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये सर्वे कराया जाना जरूरी है। इसके अलावा भारत में सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देने वाले मुस्लिम संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी एनआईए और ईडी ने केरल और तमिलनाडु सहित 11 राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। इसको लेकर भी इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम योगी सरकार के वक्फ बोर्ड की जांच को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही है उसके बारे में बात करेंगे और क्यों विपक्ष इस जांच से नाराज है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू करने के बाद अब योगी ने प्रदेश के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 साल पुराना आदेश रद्द कर दिया है। ये आदेश 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जारी किया था और सरकार 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनर्परीक्षण भी करवाएगी। इस सर्वे का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकना है और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी। वहीं 75 जिलों में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ नाम से जो है अभिलेखों में दर्ज कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। जांच में ये आदेश दिए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराना होगा और इस जांच के बाद वक्फ संपत्ति के बारे में स्थितियां साफ हो सकेंगी। अगर कोई वक्फ की संपत्ति को गलत ढंग से बेचता है तो उस पर रोक लगाई जा सकेगी। ये तो था आदेश। अब ये जान लीजिए कि वक्फ दरअसल होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए जो दान करके जाता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्था बनाए गए हैं। 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा हो तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज किया जाए। इसके बाद उसका सीमांकन किया जाएगा। इस आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर ऊसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में फैली हुई है। वहीं इस पूरे आदेश और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसके खिलाफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की सपा मुस्लिम समाज की पहली पसंद रही है, इसीलिए वो इन मुद्दों को उठाकर हितैषी साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, वक्फ की जांच करवाकर मुद्दों से भटकाने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव साफ तौर पर मदरसा सर्वे और वक्फ सर्वे के विरोध में नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव का साफ कहना यह है कि हम सर्वे के खिलाफ हैं। सर्वे जो है ये नहीं होना चाहिए। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से भी हो जाएगी? इस तरह अब टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों के कैंप के मामले में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 11 राज्यों में 110 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई और ईडी द्वारा और स्थानीय पुलिस के छापों में अब तक संगठन के 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले पीएफआई के सबसे ज्यादा नेता और सदस्य केरल से हैं और केरल से इस संगठन के 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। दोनों जगह से 20-20 पीएफआई नेता और सदस्य पकड़े गए हैं। इसके अलावा करीब 10 राज्यों में एएनआई, ईडी और राज्य पुलिस ने पीएफआई और उससे जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं यूपी एटीएस ने लखनऊ के पड़ोसी बाराबांकी जिले के बोरहार गांव से पीएफआई के कोषाध्यक्ष नदीम को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि एनआईए ने ईडी और 11 राज्यों की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बुधवार देर रात से पीएफआई के खिलाफ बड़ी छापेमारी शुरू की थी और हर जगह एक साथ छापे मारकर इस कट्टरपंथी संगठन की टेरर फंडिंग और कैंप लगाने के मामलों के सबूत जुटाए जा रहे थे।
छापों में तमाम दस्तावेज बरामद किए गए। उसके बाद ये खबर आई और सूत्रों के हवाले ये सारी जानकारी मिलने लगी। बिहार में कुछ दिन पहले पीएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से संगठन के खतरनाक इरादों का पता चला था। इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक, केरल में पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने मंगलुरु में एनआईए के छापेमारी का विरोध कर रहे पीएफआई और एसडीपीआई के लोगों को हिरासत में ले लिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बारे में भी आप में से कुछ ही लोगों को जानकारी होगी, लेकिन हम बता दें कि ये एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था और इसमें केरल का कनेक्शन, डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर इंटीग्रिटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सीमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है और इसकी कई शाखाएं भी हैं। इसमें महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट ऑफ और विद्यार्थियों के लिए कैंप फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन शामिल है। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त एक दूसरे पर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए पीएफआई की मदद लेने का भी आरोप लगाती है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगे आ रहे हैं। एनआईए के ईडी और 11 राज्यों की स्थानीय पुलिस को मिलाकर जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई, तो छापेमारी की गई, इसके बाद भी अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हर जगह छापेमारी के बाद में कट्टरपंथी संगठन की टेरर फंडिंग और कैंप लगाने के मामलों के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। छापों के तमाम दस्तावेज बरामद होने की खबर के बाद ये मामला तेजी से फैल गया। बिहार से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके पास से पीएफआई के तमाम देश विरोधी गतिविधियों वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए थे और इन दस्तावेजों से पता चला था कि संगठन को बाहर से फंड मिलता है। ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों के लिए कैंप भी लगाता आ रहा है और इसके अलावा पीएफआई का इरादा साल 2047 यानी कि भारत की आजादी के 100वें सालगिरह तक उसे इस्लामी राष्ट्र बनाने का भी है। और इन सनसनीखेज खुलासों के बाद ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय होकर इस संगठन पर कार्रवाई कर रही हैं। पीएफआई का नाम इससे पहले सीएए विरोधी दिल्ली दंगों में भी शामिल हो चुका है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों के ऊपर कमर कस ली है, पीएफआई पर शिकंजा तेज हो गया है इधर, और दोनों जो चीजें हैं वो आपस में टकरा रही, वो इसलिए क्योंकि उन पर कड़ी निगरानी की गई है और इन्हें जल्दी से ही यहाँ पे ठिकानों पे छापेमारी करके सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों की पे नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने मदरसे पे अटैक किया था, क्योंकि जो अवैध मदरसा है उन पर इन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, सर्वे कराया था और अब वक्फ बोर्ड का नंबर लगा है कि अब इनके ऊपर, इन सबको मिलाकर जो नतीजा सामने आएगा वो ये होगा कि अब इस देश में किसी भी तरह की अपराधी गतिविधियां शामिल नहीं होगी और जहां पे योगी सरकार का मानना है देश से वो इस तरीके की चीजों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर? आपकी क्या राय है? जिस तरीके से छापेमारी शुरू हो गई है और योगी सरकार जो हमेशा अपराधियों की नकेल कसने में सबसे आगे रहती है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे जरूर लिखकर बताइएगा और खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।